आज का लेसन है विज्ञान, सेकेंड यूनिट, इकाई 2, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। आप अपने स्कूल, घर तथा आसपास के अनेक वस्तु दिखते हैं जिसका आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे तख्त, कुर्सी, खुरपी, हवा, पेड़ पौधे आदि। इनमें से कुछ वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं और कुछ प्राकृतिक में पाई जाती हैं। यह सभी पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरती है तथा जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास किया जा सकता है, पदार्थ कहलाती है। अतः प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा इसमें भार होता है। आइए प्रतिदिन उपयोग होने वाले कुछ निर्जीव वस्तुओं को अपने परिवेश से एकत्रित करें। इस एकत्रित संग्रह में हमारे पास हो सकता है बाल्टी, खुरपी, थाली, पहिया आदि। इन वस्तुओं को ध्यान से देखिए और प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उसको पहचानने का प्रयास कीजिए। बाल्टी प्लास्टिक और लोहे से बनी है। खुरपी लोहे तथा एवं लकड़ी से बनी है। हम देखते हैं कि कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है तथा ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। जिस कार्य के लिए हमें वस्तु बनानी होती है उसी के अनुसार हम पदार्थ को भी चुनते हैं, जैसे गिलास, कांच अथवा स्टील धातु के बनाए जा सकते हैं। क्रियाकलाप 1, यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जाती हैं। तालिका 2.1 मतलब 2.1 को पूरा कीजिए। यहाँ फर्स्ट में लोहा से क्या क्या है? पेंच, कील, बर्तन, औजार। लकड़ी से क्या क्या बने हैं आप लोग इसमें से देखकर लिखिएगा अपने बुक्स में। कांच से क्या क्या बने हुए हैं और मिट्टी से क्या बने हुए हैं। इस प्रकार एक वस्तु के बनाने में कई प्रकार के पदार्थों का उपयोग होता है। तालिका 2.2 को पूरा कीजिए। खुरपी, चश्मा, शर्ट, छाता। आप लोगों को बुक में दिया होगा, इसको भी आप लोग कंप्लीट करिएगा। सोचिए और बताइए क्या होगा अगर हथौड़ी कांच की बनाई जाए या गिलास कपड़े से बनाया जाए। क्या होगा अगर कीले और स्क्रू मोम के बनाए जाएं। क्या होगा गुब्बारा लोहे का गुब्बारा बन सकता है। आप अपने आस पास पड़ोस की बहुत सी वस्तुएं देख रहे हैं। हम हर एक वस्तु अपने अपने गुणों और उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग हैं। इन वस्तुओं के अलग अलग होते ही कुछ भी क्या इनमें कोई समानता दिखाई देती है? किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों मतलब जब कोई वस्तु है उसके विशेष कोई न कोई तो गुण तो होगा, उसके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं, तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके समान
छेड़ों के आधार पर अलग अलग समूह के व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकृत कहते हैं। पदार्थ की बाह्य संरचना मतलब बाहर की जो संरचना होती है के आधार पर वर्गीकृत भौतिक वर्गीकरण कहलाता है तथा आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को ठोस, द्रव व गैस में विभाजित किया जा सकता है। रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को तत्व, यौगिक व मिश्रित में विभाजित करते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर आपने नारियल का तेल देखा होगा। जाड़े के मौसम में यह बर्तन में ठोस के रूप में जम जाता है, वही गर्मी में द्रव रूप में हो जाता है। मोम ठोस रूप में है, गर्म करने पर द्रव अवस्था ले लेता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम द्रव मोम को गर्म करते जाएं तो वह मोम की वाष्प बनकर उड़ जाती है। जल को दैनिक जीवन में हम बर्फ, ठोस, जल, द्रव मतलब जो ठोस चीज़ होती है उसे, जो हार्ड चीज़ होती है उसे ठोस कहते हैं। जैसे बर्फ वगैरह हो गया, कोई ये जम जाए उसको, और द्रव मतलब गली हुई चीज़ें तथा जल वाष्प गैस, जो गैस होती है हवा के साथ जो उड़ जाती है, के रूप में देखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस कांच की गोली को एक थैली से निकालकर हाथ में लें, फिर गिलास में रखें और देखें कि क्या उसकी बनावट एवं आकार में कोई परिवर्तन होता है। कांच की गोली को थैली में लें, हाथ में लें अथवा गिलास में लें, इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। इससे स्पष्ट होता है कि ठोस पदार्थ का आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होता है। मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर हम कोई कांच की गोली लें, उसको किसी गिलास में लें या फिर हाथ में पकड़े या फिर कहीं भी रख दें, उसका आकार नहीं बदलता है, तो इसलिए वो ठोस कहलाता है, ठोस पदार्थ कहलाता है। ठोस पदार्थों में कण, अणु बहुत पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थित होते हैं। जो ठोस पदार्थ रहते हैं वो अपने स्थान पर स्थित होते हैं, वो इधर उधर नहीं होते हैं, मतलब उनकी बनावट पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसे कि तैसे ही रहते हैं। इस कारण इनकी आकृति व आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव 1 लीटर के नपना बर्तन को पूरा पानी से भरें। अब उस पानी को एक भगोने में डाल दें, उड़ेले मतलब डाल दें। हम देखते हैं कि जब अपने नपने में था तब नपने की आकृति का दिखाई देता है। मतलब मान लो कोई पानी है, उसको किसी गिलास में रख देते हैं तो वो गिलास के आकार का दिखाई देगा। फिर उसे किसी तपेली या टब में डाल देते हैं तो वो टब क्या होता है, मतलब उसका आकार बदलता है। उसकी आकृति भगोने जैसे दिखाई देने लगती है, किंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम देखते हैं कि जिस बर्तन में द्रव रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है, किंतु उसका आयतन निश्चित रहता है। ठीक है। ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर होते हैं। इनमें आसानी से आकर्षित बल ठोस की तुलना में कम पाया जाता है, ठोस में ज़्यादा पाया जाता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु इनके कणों का एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन निश्चित रहता है। ठीक है। अब गैस के बारे में जान लेते हैं। घर में जलती हुई अगरबत्ती को देखा होगा।
इसमें से काले भूरे रंग का धुआं निकलता है। इस धुएं की बनावट एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होती है। जो इसकी बनावट रहेगी और आयतन रहेगा दोनों ही निश्चित नहीं होता है। यह जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी की बनावट और आयतन प्राप्त कर लेते हैं। इस आयतन को गैस कहते हैं। गैसीय पदार्थ में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। पदार्थ की अवस्था में के आधार पर पदार्थों को ठोस, द्रव, गैस में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर चित्र में आप लोग देख सकते हैं। बुक में ज़्यादा अच्छे से शो करेगा तो आप लोग बुक से देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील के आधार पर कांच के अलग अलग गिलासों में नमक, रेत, शक्कर, कांच पाउडर, लकड़ी के बुरादे की थोड़ी थोड़ी मात्रा लें। प्रत्येक गिलास को पानी से आधा आधा भरें। कुछ समय तक गिलास को सावधानी से हिलाएं। क्या देखते हैं? नमक, शक्कर और कांच पाउडर पानी में घुल जाते हैं, जबकि लकड़ी का बुरादा पानी के ऊपर नहीं घुलता है। किसी द्रव जैसे पानी में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार मतलब कोई भी पदार्थ जो पानी में आसानी से घुल जाए उसे घुलनशील पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार किसी द्रव जैसे पानी में न घुलने वाले पदार्थ को अघुलनशील या अविलेय मतलब जो न घुले उसे अविलेय पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक द्रव में घुलनशील परंतु दूसरे में अघुलनशील होते हैं। जैसे नमक पानी में घुलनशील है किंतु मिट्टी के तेल में अघुलनशील है। नमक को अगर पानी में डालेंगे तो वो घुलनशील है, घुल जाएगा, लेकिन नमक को अगर मिट्टी तेल में या फिर किसी भी तेल में डालेंगे तो वो अघुलनशील है। आप लोगों को घर पर प्रैक्टिकल करिएगा। नमक लीजिएगा एक गिलास में, आधा गिलास पानी लीजिएगा, उसमें डालकर घोरिएगा। फिर किसी छोटे से चीज़ में किसी चीज़ का तेल लीजिएगा, उसमें नमक डालकर देखिएगा तो वो नहीं घुलेगा। कुछ पदार्थ जल की सापेक्षा भारी तथा कुछ हल्के होते हैं। वस्तुएं जल में सामान्यतः तैरती है। वे जल से हल्की तथा जो डूब जाती है वे जल से भारी होती है। मतलब जो पानी के ऊपर तैरती है वो हल्की और जो पानी में डूब जाती है वो भारी होती है। जल में कुछ पदार्थों को डालकर देखें कौन तैरती है तथा कौन डूबती है। ठीक है, तालिका में देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। तैरने वाली हल्की, सरसों का तेल, मोम, लोहे की कील, कांच की गोली, लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा घर पर। इस प्रकार जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थों को हल्का या भारी में वर्गीकृत किया जा सकता है। पारदर्शी का मतलब होता है इस पार से उस पार देखना। लकड़ी, कांच, तेल लगे कागज, पॉलीथीन आदि के छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों को एकत्रित करके उन्हें एक एक करके सूर्य के प्रकाश की सीध में रखें और अवलोकन करें कि क्या प्रकाश सभी वस्तुओं के आर पार निकल जाता है। देखें, लकड़ी हो गया, कांच हो गया, तेल हो गया, और तेल वैसे तेल नहीं, जैसे कोई पेज लीजिएगा, पेज पर तेल लगाकर देखिएगा जो सूरज की रोशनी आती है उस पर देखिएगा क्या वो आर पार हो रही है। और क्या है नीचे, वे पदार्थ जिनमें आर पर देखा जा सकता है पारदर्शी कहलाता है। पदार्थ के इन गुण को पारदर्शित कहते हैं, जैसे कांच, जल आदि। वे पदार्थ जिनमें आर पार प्रकाश नहीं देखा जा सकता है अपारदर्शी कहते हैं, जैसे लकड़ी, कागज आदि। यह पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या
आंशिक मतलब थोड़ा कम दिखे, ना के बराबर, आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज़, पेंट लगा कांच आदि। ठीक। इस प्रकार पारदर्शी के आधार पर पदार्थ के पारदर्शी, अपारदर्शी तथा भारी में वर्गीकृत किया जा सकता है। घर, आसपास, पड़ोस तथा विद्यालय में पाए जाने वाले अपारदर्शी, पारदर्शी तथा भारी वस्तुओं को पहचानने और उन्हें निम्नलिखित तालिका कितना अंकित करें। तो आप लोग घर पर प्रैक्टिस करिएगा। ये देखें तालिका में क्या क्या दिया हुआ है, तो करके अपना यूज़ करके पहले प्रैक्टिकल करके देखिएगा। कठोरता के आधार पर कुछ ठोस पदार्थ जैसे लोहा, लकड़ी, कांच के टुकड़े, रुई, ऊन, रबड़ की गेंद, स्पंज आदि लीजिए। एक एक करके उन्हें उंगलियों से दबाएं। कुछ पदार्थ आसानी से दब जाएंगे, ऐसे पदार्थों को मुलायम पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ उंगलियों से दबाने पर नहीं दबेंगे, इन पदार्थ को कठोर पदार्थ कहते हैं। चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर आपने बस्ते में से पेन, पेंसिल, कार, रबड़, चॉक आदि लें। इसके अतिरिक्त लोहे के कुछ कीले, लकड़ी का बुरादा, चॉक, पाउडर, प्लास्टिक के बटन तथा आलपिन को किसी कागज़ पर अलग अलग रखें। एक छड़ चुंबक लें, मतलब एक चुंबक को लें। प्रत्येक वस्तु के आसपास बारी बारी से चुंबक को ले जाएं। क्या देखते हैं? अवलोकन को निम्नलिखित, मतलब प्रैक्टिस करके उसको भी लिखना है। चुंबक जिस पदार्थ को खींचता है, पदार्थों को चिपका लेता है, पदार्थ अपनी ओर आकर्षित करता है, वे चुंबकीय, तथा जिस पदार्थों को आकर्षित नहीं कर पाता है वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। मतलब जो भी पदार्थ हैं उनको अगर चुंबक खींच लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, तो उसे चुंबकीय, और जो नहीं खींच पाता उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं या कहलाता है। आगे देखते हैं। चाक अथवा कोयले का बड़ा टुकड़ा लीजिए, इसे पीट कर टुकड़ों में विभाजित कर लें। इसके हर टुकड़े में उस पदार्थ के गुण विद्यमान हैं। अब इसे इतना अधिक पीसें कि यह पाउडर के रूप में आ जाए। जब इस पाउडर को किसी महीन कपड़े से छान लें, छानने के बहुत महीन कण प्राप्त होते हैं, अर्थात छोटे कण भी अनेक अत्यधिक छोटे कणों से मिलकर बने हैं। हम इसी प्रकार के और अति सूक्ष्म कणों की कल्पना कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। समझ में आई? नहीं समझ में आई? चाक अथवा कोयले का बड़ा टुकड़ा लीजिए, इसे पीट कर टुकड़ों में विभाजित करिए। मतलब पीट कर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित, मतलब अलग अलग, विभाजित मतलब अलग अलग करना, कर लीजिए। इसके हर टुकड़े में उस पदार्थ के गुण विद्यमान हैं। अब इसे इतना अधिक पीसें कि यह पाउडर के रूप में आ जाए। अब इस पाउडर को किसी महीन कपड़े में छान लें। छानने पर बहुत महीन कण प्राप्त होते हैं, अर्थात छोटे कण भी इनके अत्यधिक छोटे कणों से मिलकर बने हैं। हम इसी प्रकार के और अति सूक्ष्म कणों की कल्पना कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो
स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा इसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। अणु कहलाते हैं। किसी तत्व के सभी गुण एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अणु तथा परमाणु को अपने आँखों से देखना संभव नहीं है। परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। सामान्य परमाणु को संयोजन से तत्व के अणु बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। विभिन्न रसायनों के उपयोग से यौगिक के अणु बनते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अतः परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है। इस बात को ध्यान में रखें कि ऐसे सूक्ष्म कणों की केवल कल्पना की जा सकती है, इसको दिखाना संभव नहीं है। सारे पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बनते हैं, तभी इन्हें पदार्थ की संरचना की इकाई कहा जाता है। कुछ और भी जानें। परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में एटॉक्स कहते हैं। इसका अर्थ अविभाज्य है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार तत्व अत्यंत सूक्ष्म विभाज्य कणों से बन जाते हैं। इन्हें परमाणु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणु की विभाज्य माना जाने लगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को परमाणु का मूलभूत कण भी कहते हैं। परमाणु का अवयव आवेश संकेत। प्रोटॉन धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश P और E। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है। हमने क्या सीखा? प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा इसमें भार होती है। पदार्थ का वर्गीकरण उसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर किया जाता है। किसी वस्तु को बनाने में एक ही पदार्थ का प्रयोग हो सकता है अथवा वस्तु कई पदार्थों से मिलकर भी बना हो सकता है। पदार्थ का वर्गीकरण विलेयता, पारदर्शी, कठोरता, चुंबकीय आदि के आधार पर किया जा सकता है। तो आज हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आगे क्वेश्चन आंसर में, तो क्वेश्चन आंसर हम लोग कल कर लेंगे। आज के लिए बस फिलहाल इतना, और आप लोग घर पर रिवीजन करिएगा। ठीक है। और जो समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।